बादशाह अकबर का दरबार भारत में अपनी खूबसूरती, वैभव और चहल पहल के लिए मशहूर था। मुगल सल्तनत की राजधानी में हर रोज सैकड़ों लोग दरबार में अपनी अर्जी लगाने आते या अपने विवादों के निपटारे के लिए दरबार का रुख करते। अकबर अपने दरबारियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थे। परंतु दरबार में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यक्तित्व था वह था बीरबल। अपनी हाजिर जवाबी, चतुराई और विनम्रता के कारण बीरबल न केवल अकबर के परम मित्र बन गए थे, बल्कि वे जनता में भी खूब सराहे जाते थे। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियों में अक्सर बुद्धिमत्ता, हास्य व चातुर्य का संगम देखा जाता है। यह कहानी भी कुछ वैसी ही है, जहां चतुराई, रहस्य, साहस और हल्की फुल्की मस्ती मिलकर एक अनोखा अनुभव प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत है एक नई, लंबी, रोचक और हास्य से भरपूर कहानी, जिसका नाम है अनमोल खजाने की खोज। एक सुहानी सुबह थी। लाल किले जैसे विशाल महल के आंगन में सूरज की किरणें चमक रही थी। मोर अपने पंख फैलाए हुए नाच रहे थे। महल के बाग बगीचों में माली अपने फूलों को सींचने में व्यस्त थे। घोड़ों के बल में पहरेदार अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। इस उल्लास भरे वातावरण के बीच दरबार के मुख्य द्वार पर एक तेज घुड़सवार दाखिल हुआ। उसके हाथों में एक सुनहरी मुहर वाली चिट्ठी थी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, फौरन बादशाह अकबर के हाथों तक पहुंचाया जाए। घुड़सवार ने महल के एक रक्षक को बताया, मुझे आदेश है कि यह खत जल्द से जल्द बादशाह सलामत तक पहुंचा दिया जाए। यह बहुत ही अहम खत है। रक्षक ने बिना समय गंवाए उसे महल के अंदर पहुंचा दिया। वहां मंत्री साहब और कुछ दरबारी बैठे थे। घुड़सवार ने अकबर के वजीर-ए-आज़म के हाथों में वह चिट्ठी थमा दी। वजीर-ए-आज़म ने तुरंत अकबर से मिलने की आज्ञा मांगी। दरबार के समय में अभी कुछ ही पल थे, सो अकबर अपने सिंहासन पर आ विराजे। जैसे ही घुड़सवार के आने और महत्वपूर्ण पत्र लाने की बात पता चली, अकबर ने इशारे से वजीर-ए-आज़म को आगे आने को कहा। वजीर-ए-आज़म ने आदरपूर्वक झुककर वह चिट्ठी अकबर के हाथों में सौंप दी। अकबर ने सुनहरी मुहर देखी और चिट्ठी को खोला। पत्र किसी दूर देश के राजा, शाहे रूम के दूत द्वारा लिखा गया था। पत्र में लिखा था, सलाम और आदर के साथ, बादशाह अकबर से अनुरोध है कि आपके राज्य में मौजूद अनमोल खजाने से जुड़ी एक अहम जानकारी हमारे राजा शाहे रूम तक पहुंची है। हमें ज्ञात हुआ है कि आपके राज्य में किसी गुप्त स्थान पर एक अनोखा खजाना छिपा है, जिसमें हीरे, जवाहरात के अतिरिक्त कई दुर्लभ कलाएं और प्राचीन पांडुलिपियां भी हैं। हमारे राजा जी का सुझाव है कि यदि आपको इस खजाने का कोई सुराग मिले तो हमें इसकी प्रतिलिपि या जानकारी अवश्य भेजें, ताकि दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक मित्रता और साझेदारी बढ़े। प्रतीक्षा रहेगी। इस पत्र को पढ़कर बादशाह अकबर चकित हो गए। उन्होंने दरबार में चारों ओर नजर घुमाई। दरबारी भी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सबके मन में एक ही प्रश्न था, आखिर यह अनमोल खजाना कहाँ है? और क्या वाकई ऐसा कोई खजाना उनके राज्य में मौजूद है? अकबर की नजरें तत्काल बीरबल को खोजने लगी, परंतु आज बीरबल कुछ देरी से दरबार में आने वाले थे। अकबर को तो आदत पड़ चुकी थी कि किसी भी कठिन प्रश्न का उत्तर बीरबल से ही मिल जाता है। बहरहाल उन्होंने दरबारियों को संबोधित किया, अगर हमारे राज्य में कोई गुप्त खजाना है तो हमें भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। कौन बताएगा कि यह अनमोल खजाना कहाँ छिपा है? दरबारी चुप। वजीर-ए-आज़म भी असमंजस में थे। तभी किसी ने कहा, जहां पनाह, शायद यह महज अफवाह हो। दूसरे दरबारी ने कहा, हाँ, शायद ऐसे ही बातें फैलती रहती हैं। हमें याद नहीं कि हमारे राज्य में ऐसा कोई खजाना कभी मिला हो या कोई रिकॉर्ड हो। अकबर ने मंथन करते हुए कहा,
यह भी हो सकता है कि कोई प्राचीन राजा अपने समय में ऐसी अमूल्य वस्तुएं कहीं गाड़ गया हो और बात धीरे धीरे इतिहास में दबी रह गई हो। पर अगर शाही रूम के पास यह खबर पहुंची है तो कुछ तो आधार होगा। इसी बीच गुप्तचर विभाग के एक अधिकारी ने कहा, जहांपनाह, हमने ऐसी किसी अफवाह के बारे में कभी जानकारी नहीं पाई, पर हम कुछ खोज पर लेकर आएंगे। हमें कुछ दिन दे। अकबर ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, आप लोग अपनी तहकीकात शुरू करें। अगर वाकई ऐसा कोई खजाना है तो हमें उसका पता लगाना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब दरबार सामान्य रूप से चल पड़ा। रोजमर्रा के मामलों की सुनवाई होने लगी। उसी दरमियान हल्की देरी से बीरबल दरबार में आए। उन्होंने अकबर के आगे झुककर प्रणाम किया और अपनी जगह पर बैठ गए। उन्होंने अकबर के चेहरे पर गंभीर भाव देखे तो अंदाजा लगाया कि कुछ महत्वपूर्ण चल रहा है। बीरबल ने नजर घुमाई, देखा कि कुछ दरबारी धीमी आवाज में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बीरबल ने विनम्रता से पूछा, महाराज, लगता है कुछ विशेष चिंता का विषय है। क्या मैं जान सकता हूँ? अकबर ने सारी बातें दोहरा दी। शाही रूम से आए पत्र का उल्लेख, अनमोल खजाने की संभावना और दरबारियों की उलझन। बीरबल एक क्षण के लिए चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यदि कोई खजाना वाकई है तो हम उसे खोज निकालेंगे, और यदि यह कोई झूठी अफवाह है तब भी हम सच सामने लाएंगे। अकबर ने अपनी आंखों में उम्मीद के साथ कहा, बीरबल, मुझे पूरा यकीन है कि अगर इस खजाने का कोई सुराग है तो तुम ही ढूंढ निकालोगे। तुम इस मामले पर काम शुरू करो। जो भी सहायता चाहिए, पूरे राज्य के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। बीरबल ने स्वीकृति में सिर हिलाया और दरबार की कार्यवाही आगे चल पड़ी। उस शाम बीरबल ने अपने भरोसेमंद गुप्तचरों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या किसी को इस बारे में कुछ पता है। अधिकतर ने अनभिज्ञता जाहिर की। कुछ ने पुराने किस्सों का हवाला दिया कि कई वर्षों पहले एक फकीर ने किसी अनमोल खजाने का उल्लेख किया था जो सफेद मकबरे के पास छिपा है। पर वह फकीर कौन था, कब आया, कब गया, किसी को सही जानकारी न थी। बीरबल ने सोचा, शाही रूम के राजा को ये सूचना क्यों कर मिली होगी? हो सकता है कि हमारे राज्य की व्यापारिक गतिविधियों के दौरान किसी व्यापारी ने कोई प्राचीन दस्तावेज देखा हो जिसमें इस खजाने का जिक्र हो, या फिर हमारे यहाँ कोई विदेशी यात्री आया हो जिसने इस संदर्भ में कुछ सुराग जुटाया हो। अब बीरबल ने एक योजना बनाई कि वे इतिहास के पुराने रिकॉर्ड, ताड़पत्री लेख, महल के पुस्तकालय, नगर के प्राचीन मंदिरों, मस्जिदों और मठों में रखी पुरानी पांडुलिपियों व अभिलेखों की जांच करेंगे। जहांपनाह के आदेश से रास्ता खुला था, इसलिए बीरबल ने अगले ही दिन से अपने शोध कार्यों की शुरुआत कर दी। अगले कई दिनों तक बीरबल और उनके सहायक नगर के कोने कोने में घूमते, प्राचीन दस्तावेज टटोलते, मंदिरों में रखे ताम्रपत्र पढ़ते और कभी कभी स्थानीय बुजुर्गों से पुराने किस्से सुनते। खोज बेहद व्यापक थी, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। एक दिन बीरबल एक पुराने मठ में पहुंचे जहां एक वृद्ध साधु रहते थे। साधु जी बहुत कम बोलते थे, परंतु मठ की लाइब्रेरी में पुराने ग्रंथ, पत्रावलियां और अभिलेख भरे पड़े थे। बीरबल उनमें से कुछ को देखने लगे। काफी समय बिताने के बाद उन्हें एक ताड़पत्री मिली जिस पर कुछ लिपि लिखी थी। वह लिपि पूरी तरह संस्कृत या फारसी नहीं लग रही थी, शायद मिश्रित सी थी। उसमें कुछ चित्र थे, एक महल जैसे ढांचे का और उसके चारों ओर फूलों से भरे बाग बगीचों का। ताड़पत्री के ऊपर हल्के अक्षरों में लिखा था, अनमोल निधि, माली का रहस्य। बीरबल चौंक गए। माली का रहस्य, उन्होंने सोचा, क्या ये किसी बागबान से संबंधित बात है
या माली से कुछ और संकेत है। उन्होंने साधु जी से विनम्र होकर पूछा, बाबा, इस लेख के बारे में कुछ जानते हैं? साधु जी ने अपना चश्मा पहना और उस लेख को ध्यान से देखा। साधु जी बोले, बेटा, बहुत पुराना दस्तावेज है। सुना है कि वर्षों पहले किसी राजा के दरबार में एक माली था जो बहुत ही विद्वान था। उसे फूल पौधों से बहुत लगाव था। उस माली ने अपनी जिंदगी भर की कमाई, ज्ञान और कुछ बहुमूल्य वस्तुएं एक गुप्त जगह छिपा कर रखीं, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस विरासत से लाभ उठा सकें। पर स्पेसिफिक्स किसी को नहीं पता। बीरबल ने पूछा, क्या इसका ताल्लुक हमारे बादशाह अकबर के पूर्वजों से हो सकता है? साधु जी ने कंधे उचका दिए, संभव है, क्योंकि यह ताड़पत्री कम से कम 100-200 साल पुरानी तो लगती है, पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। बीरबल ने धन्यवाद देकर वह ताड़पत्री अपने साथ ले ली और वापस लौट आए। रास्ते भर बीरबल सोचते रहे कि क्या यही वो अनमोल खजाना है जिसके बारे में शाहे रूम के राजा को सूचना मिली। अगले दिन दरबार में बीरबल जल्दी पहुंचे। उन्होंने अकबर को वह ताड़पत्री दिखाई। अकबर को भी माली का रहस्य नामक शीर्षक देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने दरबार में पढ़कर सुनाने का आदेश दिया, लेकिन चूंकि लिपि मिश्रित थी, पढ़ना आसान नहीं था। थोड़ी कोशिश के बाद बीरबल ने कुछ पंक्तियां डेसिफर की। इस बाग के झरोखों में कैद है वे रोशनी की किरणें, जहां 7 रंगों के फूलों का बाग सजता है, वहीं किसी के खून पसीने से सींचा हुआ एक ऐसा अधूरा नक्शा जो भीतर की राहें दिखाता है। माली जानता है सब, पर वह तो बरसों पहले चला गया, पर उसकी विरासत अब भी वहीं दबी है। यह सुनकर सभी दरबारी चकित थे। वजीर आजम ने सुझाव दिया, जहांपनाह, यह सब बहुत पहेलीनुमा है। हम कैसे समझें कि यह किस बाग की बात हो रही है? बीरबल ने कहा, हो सकता है कि हमारे महल के आसपास या हमारे राज्य में किसी प्राचीन बाग की चर्चा हो रही हो। हमें राज्य के प्राचीन बागों और वहां काम करने वाले मालियों के रिकॉर्ड की जांच करनी होगी। शायद नामों की सूची में कोई ऐसा सुराग मिले। अकबर ने अनुमोदन कर दिया। आदेश जारी हुआ कि महल के अभिलेखागार से पिछले 200 वर्षों के बागों और मालियों के रिकॉर्ड खंगाले जाए। काम बड़ा था, पर कई रियासतों में नियुक्त मालियों के नाम, उनकी सेवाओं के विवरण कहीं न कहीं दस्तावेजों में मिल सकते थे। अगले कुछ हफ्तों तक जोर शोर से खोज चली। बीरबल और उनके सहायकों ने पुरानी रॉयल लाइब्रेरी में उपलब्ध सभी रजिस्टर, स्थानीय नगर पालिकाओं के दस्तावेज, मंदिरों और मकबरों के रखरखाव के रिकॉर्ड सब खंगाल डाले। एक दिन बीरबल को मालियों की एक पुरानी सूची मिली जो लगभग 150 साल पुरानी थी। उसमें एक नाम उभरा, मुल्ला हाफिज। उस सूची में उनके बारे में कुछ विशेष लिखा था। मुल्ला हाफिज राजमाली, फूलों के अनूठे उद्यानों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध, बादशाह अलाउद्दीन के समय में कार्यरत, असाधारण कला और पुस्तक संग्रह का स्वामी। बीरबल ने सोचा, क्या यह वही विद्वान माली था जो आगे चलकर किसी गुप्त स्थान पर अपना खजाना छिपा गया? फिर उन्होंने यह भी पाया कि मुल्ला हाफिज ने अपने अंतिम दिनों में एक नया बाग तैयार किया था, जिसका उल्लेख नूर-ए-ज़हरा बाग के नाम से है। पर आज के दौर में ऐसा कोई बाग दरबार के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था। शायद समय के साथ वह उजड़ गया होगा या उसका नाम बदल गया होगा। बीरबल ने यह बात अकबर को बताई। अकबर को उत्सुकता हुई, अगर वो नूर-ए-ज़हरा बाग अब अस्तित्व में नहीं है, तब भी हमें उसकी पुरानी लोकेशन ढूंढनी होगी। हो सकता है वही वो जगह हो जहां खजाना छिपा है। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ महाराज, हम लोगों को उस पुराने बाग के निर्देशांक खोजने होंगे। जो नक्शे हमारे पास मौजूद हैं,
उनमें कहीं न कहीं इसका जिक्र मिल सकता है, या फिर कोई लोक कथा किंवदंती हमें इस ओर मार्ग दिखा सकती है। एक दोपहर बीरबल अपने एक सहयोगी के साथ महल से काफी दूर नगर के बाहर एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। उन्हें पता चला था कि वहां के एक बुजुर्ग, जो स्वयं लंबे समय तक राजदरबार में किसी बड़े अधिकारी के साथ रहे थे, प्राचीन किस्से कहानियों के जानकार हैं। उनका नाम था बाबा रतनदास। बाबा रतनदास काफी वयोवृद्ध थे, परंतु उनका स्मरण शक्ति गजब की थी। बीरबल ने उनके चरण स्पर्श करके निवेदन किया कि उन्हें नूर-ए-ज़हरा बाग या मुल्ला हाफिज के बारे में कुछ भी पता हो तो कृपया बताएं। बाबा रतनदास ने आंखें बंद की, मानो यादों के पन्ने पलट रहे हों। फिर उन्होंने धीमे सुर में कहना शुरू किया, नाम तो सुना है मैंने मुल्ला हाफिज का। कहते थे कि वो एक माली ही नहीं बल्कि बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति था, कला, विज्ञान, ज्योतिष सब में पारंगत। उसे खासकर फूलों की नस्लों में बदलाव और नए नए किस्म के पौधे उगाने में महारत थी। वह एक ऐसा बाग बनाना चाहता था जिसमें सातों रंग के फूल एक साथ खिलते हों। और हाँ, मैंने दादाजी के मुंह से सुना था कि मुल्ला हाफिज ने अपनी अंतिम सांस से पहले कुछ राज बताए थे, पर फिर पता नहीं क्या हुआ। बीरबल ने उत्साह से पूछा, क्या आपको याद है उन्होंने क्या कहा था? बाबा रतनदास कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, यह ठीक से याद नहीं, पर इतना जरूर सुना है कि वो बाग कहीं शहर के पश्चिमी इलाके में था और वह बाग किसी बड़े तालाब के पास था। उसका नाम था, हाँ, शायद फीरोज तालाब। लेकिन समय के साथ वह सूख गया या भर गया। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बाबा रतनदास का धन्यवाद किया और पूछा, क्या आप हमें और कोई सुराग दे सकते हैं? बाबा रतनदास बोले, लोग कहते थे कि मुल्ला हाफिज ने अपने अंतिम दिनों में एक ताला तैयार कराया था, एक ऐसा ताला जिसे खोलने के लिए चाबी नहीं बल्कि एक अनोखी पहेली का हल चाहिए। मुझे ठीक से मालूम नहीं, बस किस्सा सुना था। हो सकता है यह सब दंतक था मात्र हो। बीरबल ने बाबा का आभार व्यक्त किया और आगे की खोज में लग गए। अब बीरबल को दो नाम मिल चुके थे, नूर-ए-ज़हरा बाग और फीरोज तालाब। उन्होंने नगर के पुराने नक्शों को खंगाला तो पाया कि शहर के पश्चिम में कभी वाकी फीरोज तालाब नामक एक जलाशय था जो कालांतर में सूख गया और वहां आबादी बस गई। उन दस्तावेजों में एक स्थान का जिक्र था, सफेद मकबरा, जो किसी सूफी संत का मजार था और वह उसी तालाब के पास स्थित था। बीरबल को याद आया कि ताड़पत्री में भी सफेद मकबरे की बात कही गई थी, फकीर की अफवाह में। तो यह कड़ी जुड़ रही थी। यदि सफेद मकबरा अब भी मौजूद होगा तो उसके आसपास कोई पुराना बाग या उसके अवशेष जरूर मिलेंगे। बीरबल ने अपने सहायक को आदेश दिया कि वह जाकर उस स्थान का जायजा ले। कुछ ही दिनों में सहायक लौटकर बोला, बीरबल जी, वहां पर आजकल एक छोटा मोहल्ला बस गया है। मकबरा तो अब भी मौजूद है, पर बहुत जर्जर स्थिति में है। आसपास कोई बड़ा बाग तो नहीं दिखता, बस कुछ खाली जमीन के टुकड़े हैं जिन पर लोग सब्जियां उगाते हैं। हाँ, मकबरे के ठीक पीछे एक पुराना कुआं है जिसमें पानी नहीं है और वह भी सूखा व टूटा फूटा है। बीरबल ने सोचा, हो न हो यही वो जगह हो सकती है जहां कभी मुल्ला हाफिज ने अपने सपनों का नूर-ए-ज़हरा बाग उगाया होगा। वर्षों पहले तालाब सूख गया, बाग उजड़ गया और सब कुछ बदल गया, पर इस सफेद मकबरे ने शायद सब देखा होगा। बादशाह अकबर को जब यह सूचित किया गया कि एक संभावित बाग का स्थान और उसका ताल्लुक सफेद मकबरे से हो सकता है, तो उन्होंने आदेश दिया कि वहां की गहराई से जांच की जाए। कुछ राजकीय अधिकारी और मजदूरों को भेजा गया
ताकि जमीन की पड़ताल की जा सके, मलबे के नीचे कुछ निशान मिले तो। इस अभियान के दौरान वहां के स्थानीय निवासी घबरा गए। उन्हें लगा कि कहीं उनका घर-बार न टूट जाए। बीरबल ने उन्हें समझाया, हम आपको कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते। हम केवल इतिहास की खोज कर रहे हैं। यदि हमें सही जगह का पता चला तो आपको पूरा मुआवजा दिया जाएगा। 2 दिन की खुदाई हुई पर कोई ठोस सुराग नहीं मिला। बस कुछ पुराने ईंट पत्थरों के अवशेष मिले जो शायद कभी दीवारों के रहे होंगे। कुछ जगह जमीन में बहुत सख्त पत्थर मिले जिन्हें तोड़ने में वक्त लग रहा था। लोग थकने लगे, किंतु बीरबल को अभी भी उम्मीद थी। तीसरी सुबह एक मजदूर ने आकर बताया, हुजूर, हमें जमीन के भीतर एक पत्थर का चबूतरा मिला है जिस पर फूलों की नक्काशी है। वह बेहद कलात्मक है, ऐसा लगता है किसी उद्यान का हिस्सा रहा हो। बीरबल के कान खड़े हो गए। फूलों की नक्काशी? यकीनन यह बाग का अवशेष होगा। उन्होंने आदेश दिया कि चबूतरे के आसपास की खुदाई और सावधानी से की जाए। शाम होते होते एक चौकोर आकृति के पत्थरों से बना आधार दिखाई देने लगा। मध्य में एक छोटा सा तहखाना जैसा मार्ग था, पर वह पूरी तरह मिट्टी और पत्थरों से भरा हुआ था। बीरबल ने धीरे से कहा, शायद यह तहखाना हमें उस रहस्य की ओर ले जाएगा। अगले दिन मिट्टी हटाने का काम बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। बहुत से मजदूर, रक्षक, अभियंता लगे। धीरे धीरे एक छोटा सा द्वार दिखाई देने लगा। लोहे की जालीदार खिड़कियां, चौकोर फ्रेम और बीच में एक अजीब सा ताला जड़ा था। ताले में किसी भी तरह की चाबी लगाने की जगह नजर नहीं आ रही थी। उसके सामने सिर्फ एक धातु की प्लेट लगी थी जिस पर कुछ अंकित था। बीरबल ने पास जाकर देखा, उस ताले पर कई रहस्यमय प्रतीक उकेरे गए थे। फूल, चांद, सितारे और कुछ अव्यक्त आकृतियां। धातु की प्लेट पर हल्के हल्के अक्षरों में कुछ लिखा था। बहुत गौर से देखने पर पढ़ा जा सकता था, रंगीन फूलों की भाषा समझो, तभी द्वार खुलेगा। दरबारी चकित थे। यह कौन सा ताला है जिसे खोलने के लिए फूलों की भाषा समझनी होगी? बीरबल ने ताड़पत्री का उल्लेख करते हुए कहा, शायद यह वही अनोखा ताला है जिसके बारे में हमने सुना था। यह कोई साधारण ताला नहीं है, इसे एक पहेली से ही खोला जा सकता है। रंगीन फूलों की भाषा, हो सकता है यह गुलाब, कमल, गेंदा, कनेर जैसे फूलों के रंगों और गुणों पर आधारित कोई संकेत हो। अकबर, जो स्वयं इस खोज के रोमांच को देखने आए थे, बोले, बीरबल, हमें पूरा यकीन है तुम ही इसका हल निकालोगे। इस ताले की पहेली सुलझाओ ताकि हम देख सकें कि इस तहखाने में क्या छिपा हुआ है। कैसा लग रहा है आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइए और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए अगली कहानी सुनते हैं। अब बीरबल एक अनोखी पहेली के सामने थे। रंगीन फूलों की भाषा समझो, तभी द्वार खुलेगा। बीरबल ने सबसे पहले फूलों के गुण, रंगों और उनसे जुड़े प्रतीकों पर ध्यान दिया। उन्होंने अपने मन में सोचा, शायद यह कोई ऐसा कोड हो जिसमें हर रंग के फूल एक अक्षर या संख्या को दर्शाते हों। वहीं महल के बागों में अनेक किस्म के फूल खिलते थे, लाल गुलाब, सफेद चमेली, पीला गेंदा, नीला अपराजिता, बैंगनी बनफशा, गुलाबी लोटस इत्यादि। बीरबल ने एक एक फूल का नाम, रंग और कोई विशेष गुण लिखना शुरू किया। फिर उन्होंने ताले पर उकेरे प्रतीकों को देखा। उनमें एक लाल गुलाब, एक सफेद कमल, एक पीला सूरजमुखी, एक नीला पुष्प और बैंगनी फूल जैसी आकृतियां थीं। 5 अलग अलग फूल, 5 रंग। बीरबल ने सोचा, ये 5 रंग यहाँ उकेरे क्यों गए हैं? क्या हमें इन 5 फूलों के पहले अक्षर को जोड़ना है या इनके रंगों को किसी क्रम में रखना है?
उन्होंने ताड़पत्री की एक पंक्ति को फिर से याद किया, जहाँ 7 रंगों के फूलों का बाग सजता है, वहीं किसी के खून पसीने से सींचा हुआ नक्शा, पर वहाँ 7 रंगों की बात थी और यहाँ 5 फूलों का जिक्र है। बीरबल ने एक और दृष्टिकोण अपनाया। कभी कभी फूलों के रंगों को इंद्रधनुष के रंगों से जोड़ा जाता है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, गुलाबी या जामुनी। पर ताले पर नारंगी या हरा नहीं था, गुलाबी भी नहीं था, तो यह इंद्रधनुषी क्रम नहीं हो सकता। अब बीरबल ने एक अन्य सुराग आजमाया, फूलों के प्रतीक अर्थ। उदाहरण के लिए, लाल गुलाब प्रेम या साहस का प्रतीक, सफेद कमल पवित्रता या शुद्धता, पीला सूरजमुखी आशा और विश्वास, नीला पुष्प कभी कभी नीलकमल या अपराजिता ज्ञान और विजय, बैंगनी फूल बनफशा रॉयल्टी शाही ठाठ। उन्होंने यह लिखा, प्रेम, पवित्रता, आशा, ज्ञान, शाही ठाठ। अब इन शब्दों से कोई खास वाक्य बनता है क्या? प्रेम, लाल गुलाब, पवित्रता, सफेद कमल, आशा, पीला सूरजमुखी, ज्ञान, नीला पुष्प, शाही ठाठ, बैंगनी बनफशा। कोई एक क्रम हो सकता है, जैसे मानव जीवन में प्रेम, पवित्रता, आशा, ज्ञान, शाही वैभव। लेकिन इससे कौन सा संकेत निकलता है? बीरबल कई घंटे विचारमग्न रहे। तभी उनके दिमाग में एक बात आई। मल्टीकलर्ड फूलों की एक भाषा, फ्लोरीग्राफी, जैसी पश्चिमी दुनिया में सुनी गई है, पर हमारे यहाँ भी फूलों का प्रतीकात्मक उपयोग होता है। हो सकता है मुल्ला हाफिज को किसी विदेशी यात्री से यह जानकारी मिली हो। उन्होंने ताले पर कुछ बारीक निशानों को फिर गौर से देखा। प्रत्येक फूल के नीचे एक छोटा सा अंक या वर्ण उकेरा हुआ था, किंतु बहुत हल्का था। लाल गुलाब के नीचे 1, सफेद कमल के नीचे 2, पीले सूरजमुखी के नीचे 3, नीले पुष्प के नीचे 4 और बैंगनी फूल के नीचे 5। बीरबल ने मन में सोचा, 5 फूल और ये संख्याएं 1 से 5 तक। शायद हमें इन फूलों को किसी अनुक्रम में लगाना होगा और फिर उस अनुक्रम को किसी तरह इस धातु की प्लेट पर दर्शाना होगा ताकि ताला खुल सके। लेकिन धातु की प्लेट पर कोई बटन या घुंडी नहीं थी, बस चिकनी सतह थी। बीरबल ने उंगली फेरकर देखा तो उन्हें लगा कि वहां कुछ निशान उभरते हैं, जैसे कोई गुप्त उभरी हुई लकीरें हों। उन्होंने कपड़ा गीला करके प्लेट को पोंछा तो 5 उभरे हुए बिंदु दिखाई दिए, लगभग उंगलियों से दबाने लायक। तो ये 5 बिंदु 5 फूलों का प्रतीक हो सकते हैं। इसका मतलब ताला खोलने के लिए हमें एक निश्चित क्रम में इन 5 बिंदुओं को छूना होगा। पर वह सही क्रम क्या है? एक विचार यह भी, शायद ताले पर चित्रित फूलों के रंगों को इंद्रधनुषी क्रम में रख दे। लाल, रेड, बैंगनी, वायोलेट, नीला, ब्लू, पीला, येलो, सफेद, व्हाइट। लेकिन यह सामान्य इंद्रधनुषी क्रम नहीं है और ऊपर उकेरे गए अंकों 1, 2, 3, 4, 5 से कोई तालमेल नहीं बैठता। बहुत सोच विचार के बाद बीरबल ने फैसला किया कि शायद अंक 1 से 5 उसी क्रम में दबाने की संकेत देते हैं। पहले लाल गुलाब 1, फिर सफेद कमल 2, फिर पीला सूरजमुखी 3, फिर नीला पुष्प 4 और अंत में बैंगनी बनफशा 5। उन्होंने उस क्रम में प्लेट पर मौजूद बिंदुओं को एक एक कर दबाया। पहले बिंदु को दबाते ही हल्की सी टक की आवाज आई, फिर दूसरा दबाया तो क्लिक, तीसरा टक, चौथा टक और 5वां खट। अचानक ताले के अंदर कुछ घूमने की आवाज आई और ताला खुल गया। सभी दरबारी, रक्षक और मजदूर हैरान थे। उन्होंने तालियां बजाईं। बीरबल प्रसन्न हुए, लेकिन असली रोमांच तो अब शुरू होने वाला था। अंदर क्या था? ताला खुलते ही एक भारी भरकम लोहे का द्वार सामने दिखा,
जिसे 3-4 मजबूत सैनिकों ने मिलकर खोला। भीतर एक अंधेरा मार्ग था जो नीचे की ओर जा रहा था। मशालें जलाई गईं। बीरबल, कुछ रक्षक, वजीर आजम और अकबर स्वयं जिज्ञासा में अंदर घुसे। सीढ़ियां थोड़ी ढह चुकी थी। सावधानी से उतरते हुए वे एक खुले से कमरे में पहुंचे। दीवारों पर नक्काशियां थीं, कहीं फूल बने थे, कहीं पर पुरानी फारसी जैसी लिखावट थी। कमरा काफी बड़ा था और उसके आगे एक और छोटा कमरा दिखाई दे रहा था। सबसे पहले मुख्य कमरे के कोनों में लकड़ी के कुछ बड़े बड़े संदूक पड़े थे। उन पर मोटी धूल जमी थी। एक एक कर सैनिकों ने संदूकों के कुंदों को तोड़ा। जैसे ही वे खुले, सबकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर चमकीले आभूषण, हीरे जवाहरात, सोने चांदी के सिक्के, पुरानी मुद्राएं रखी थी। कुछ संदूकों में कीमती कपड़े, सुनहरे व रत्नजड़े बर्तन और दुर्लभ कलात्मक वस्तुएं भी थी। अकबर ने विस्मय से कहा, अरे, यह तो सचमुच एक अनमोल खजाना है और कितना सलीके से रखा गया है। सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली, यह सोचकर कि शाहे रूम ने जो खबर भेजी थी वह असत्य नहीं थी। यहाँ सचमुच अनमोल खजाना दबा हुआ था। उसके बाद वे दूसरे छोटे कमरे में गए तो वहाँ कुछ बही खाते रखे हुए थे, कुछ प्राचीन पुस्तकों के ढेर, चित्रकृतियाँ और दुर्लभ पांडुलिपियाँ जमा थी। बीरबल ने उन्हें उठाकर देखा। काफी कुछ फूलों की देखभाल, नए नए संकरित पौधों के विषय में शोध, साथ ही कुछ ज्योतिष, गणित और कला से जुड़ी किताबें थी। जो कुछ पांडुलिपियां देखी गईं, उनमें कई दुर्लभ व्यंजन बनाने की विधियां भी लिखी थी। एक तरह से यह सिर्फ स्वर्णरजत या रत्नों का खजाना नहीं था, बल्कि ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत का खजाना भी था। बीरबल ने रोमांचित होकर कहा, अद्भुत! मुल्ला हाफिज ने अपना संपूर्ण ज्ञान और संपत्ति यहाँ संजोकर रखी थी, ताकि शायद किसी योग्य व्यक्ति के हाथों से आगे बढ़े। इस पर अकबर ने गौरव से कहा, यह वास्तव में हमारे राज्य का गौरव बढ़ाने वाली खोज है। हम इस खजाने का सदुपयोग करेंगे और इसकी सूचना शाहे रूम के राजा को भी देंगे, जैसा उन्होंने अनुरोध किया था। लेकिन पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस खजाने की सुरक्षा हो और इसका उचित हिसाब किताब रखा जाए। जब खजाने के मिलने की खबर बाहर फैली तो चारों ओर हलचल मच गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, इतनी संपदा अब बादशाह अकबर की है। कोई कहता, नहीं, यह मुल्ला हाफिज की निजी संपत्ति थी, इसे जनता के हित में लगाना चाहिए। कुछ लालची दरबारी भी सक्रिय हो गए, सोचने लगे कि कैसे कुछ हिस्सा अपने हाथ लगे। एक दरबारी जो अक्सर बीरबल से ईर्ष्या रखता था, उसने गुप्त रूप से अफवाहें फैलानी शुरू की। बीरबल ने निश्चित रूप से खजाने के कुछ हिस्से को छिपा दिया होगा। उसकी मंशा अच्छी नहीं है। जनता में भी कुछ लोग भ्रमित हो गए। हालांकि ज्यादातर लोग बीरबल की ईमानदारी जानते थे, फिर भी अफवाहें फैलते देर नहीं लगती। उधर दरबार में अकबर ने सबको स्पष्ट कहा, इस खजाने की गिनती और मूल्यांकन एक ईमानदार समिति करेगी, जिसमें वजीर आजम, बीरबल और कुछ वरिष्ठ दरबारी शामिल होंगे। जो भी संपदा मिलेगी, उसका उपयोग राज्य के विकास और संस्कृति के संरक्षण के लिए किया जाएगा। और मुल्ला हाफिज की जो प्राचीन पांडुलिपियां और कलाकृतियां मिली हैं, उन्हें महल के पुस्तकालय में सुरक्षित रखा जाएगा। बादशाह ने यह आदेश भी जारी किया कि किसी भी व्यक्ति को इस खजाने से जुड़ी गलत अफवाह फैलाते पाए जाने पर कड़ी सजा दी जाएगी। बीरबल ने विनम्रता से अकबर से कहा, जहांपनाह, आप निश्चिंत रहें। जो मिला है वह राज्य का ही धरोहर है। मेरा कोई स्वार्थ नहीं। अकबर ने बीरबल को समझते हुए मुस्कुराकर आश्वासन दिया, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा यकीन है। कई दिनों तक खजाने का सर्वेक्षण और मूल्यांकन होता रहा। सिक्कों और रत्नों की गिनती की गई।
उनके अनुमानित मूल्य निकाले गए। पांडुलिपियों को सावधानी से अलग अलग श्रेणियों में रखा गया, कुछ कला व संगीत पर, कुछ रसोई व औषधि पर, कुछ ज्योतिष पर, तो कुछ दर्शन व साहित्य पर। जब सब व्यवस्थित हो गया तो दरबार में एक विशाल आयोजन रखा गया। वहां की अदालत में सबके सामने बादशाह अकबर ने औपचारिक रूप से घोषणा की, हमने अपने राज्य में जो अनमोल खजाना खोजा है वह न सिर्फ सोना चांदी है बल्कि ज्ञान, कला और संस्कृति का प्रतीक है। यह खजाना मुल्ला हाफिज नामक महान माली और विद्वान की विरासत है। हम इसे हमारे राज्य के जनहित और सांस्कृतिक उन्नति के लिए उपयोग में लाएंगे। पूरे दरबार में जय जयकार हुई। लोग बीरबल को बधाई देने लगे कि उनकी चतुराई और अथक मेहनत से यह सब संभव हो पाया। फिर शाही रूम के राजा को एक औपचारिक पत्र भेजा गया जिसमें विस्तार से बताया गया कि हमें वाकई एक गुप्त खजाना मिला है जिसमें ढेरों बहुमूल्य वस्तुएं और ज्ञान से भरी पांडुलिपियां हैं। अगर वे सांस्कृतिक साझेदारी करना चाहते हैं तो कुछ प्रतिलिपियां या अनुवादों का आदान प्रदान किया जा सकता है। इस समूची घटना के बाद बादशाह अकबर और बीरबल के बीच मित्रता और गहरी हो गई। अकबर ने बीरबल से कहा, मैं जानता था कि तुम ही इस अनसुलझी पहेली का हल ढूंढोगे। मुझे तुम पर नाज है। बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहां पनाह आपकी कृपा है। मैं तो आपका सेवक हूँ। दरबारियों ने भी सबक लिया कि कभी कभी पुरानी विरासत में बहुत रहस्य छिपे हो सकते हैं। जो चीजें खो चुकी दिखती हैं, वे दरअसल दबी हो सकती हैं। बस उन्हें सही समझ और ईमानदारी से खोजने की जरूरत है। जनता के बीच बीरबल की प्रशंसा और बढ़ गई। लोग कहते, बीरबल ने न सिर्फ अपने दिमाग की ताकत दिखाई बल्कि अपनी ईमानदारी और राज्य के प्रति समर्पण भी साबित किया है। वहीं दूसरी ओर यह भी संदेश गया कि यदि दिल में सच्ची लगन हो तो सदियों पुराने रहस्य भी उजागर किए जा सकते हैं। कुछ दिनों बाद महल के बाग में बीरबल और अकबर टहल रहे थे। सूरज ढलने वाला था। आकाश नारंगी आभा से रंगा हुआ था। फूलों की महक हवा में घुली हुई थी। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, अगर मुल्ला हाफिज आज जिंदा होता तो उसे कितना गर्व होता कि उसकी विरासत को हमने ढूंढ लिया। मुझे लगता है कि हम उसकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे सकते हैं जब हम उसके ज्ञान को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। बीरबल ने हामी भरी, जी महाराज, हम इन पांडुलिपियों का अनुवाद करवाएंगे। उनमें लिखे पौधों की पद्धतियों और औषधियों का लाभ प्रजा को देंगे। उसके शोध को नए दौर में विकसित करेंगे। अकबर प्रसन्न हो गए। बहुत अच्छा विचार है। इसी बहाने नए फूलों की किस्में भी उगाई जा सकती हैं, जिनसे हमारे राज्य के बाग और भी सुंदर बन सकेंगे। और इस तरह अनमोल खजाने की खोज का यह अध्याय संपन्न हुआ, परंतु उसका प्रभाव दूरगामी रहा। राज्य में कला और ज्ञान को नया प्रोत्साहन मिला। जनता को राहत मिली कि बड़ी धनराशि भी सार्वजनिक कल्याण में लगाई जाएगी और मुल्ला हाफिज के शोध को फिर से जीवित करने की चेष्टा हुई। अंततः यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची विरासत केवल धन दौलत से नहीं बल्कि ज्ञान, कला और समर्पण से बनती है। मुल्ला हाफिज जैसे समर्पित व्यक्ति उस विरासत के वाहक होते हैं और जब उनके पीछे की पीढ़ियां ईमानदारी और बुद्धिमानी से काम ले तो सदियों पुराने रहस्य भी उजागर हो जाते हैं। इस प्रकार अनमोल खजाने की खोज शीर्षक वाली इस कहानी में हमने देखा कि किस तरह शाही रूम से आई एक चिट्ठी ने दरबार में हलचल मचा दी, कैसे बीरबल ने ताड़पत्रियों, लोक कथाओं और प्राचीन दस्तावेजों की सहायता से पहेलियां सुलझाईं, कैसे मुल्ला हाफिज नामक विद्वान माली का रहस्य उजागर हुआ और अंततः कैसे वह खजाना न सिर्फ सोने चांदी बल्कि दुर्लभ ज्ञान की पांडुलिपियां भी लेकर आया। इस पूरे सफर में हमने मनुष्यता, संस्कृति और जिज्ञासा के अद्भुत संगम को देखा।
बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर का न्यायप्रिय स्वभाव एक बार फिर सिद्ध हुआ। यह कहानी दर्शाती है कि सच्चा खजाना वही है जो सबका भला करे और आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख और प्रेरणा बन जाए।